हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं अनुज आज फिर से लेकर आया हूँ जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती का एक नया मॉक टेस्ट, जो कि मॉक टेस्ट 10 है। इससे पहले 9 मॉक टेस्ट मैं आपको करा चुका हूँ। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन 9 मॉक टेस्टों को करिए और देखिए कि आपके उसमें कितने मार्क्स आते हैं। ठीक है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नियमित रूप से आपको वीडियो मिलती रहे। चलिए स्वागत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन में है कि महाभारत जो है मूलतः किस रूप में जानी जाती है। मतलब महाभारत को मूलतः किस रूप में जाना जाता है? बृहद कथा के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, या बृहद संहिता या जय संहिता के रूप में? तो ऑप्शन इसका जो है वो डी पार्ट सही है। महाभारत को जय संहिता के रूप में जाना जाता है। और महाभारत के प्रारंभिक जो काल में लगभग इसमें कितने 8800 श्लोक थे। ठीक है। कितने श्लोक थे? 8800 श्लोक थे। और महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था, जिसमें श्लोकों की संख्या जो है वो कितनी लगभग 24,000 थी। ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है? सारनाथ है, कौशाम्बी है, कुशीनगर है, या देवी पाटन है? तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही है। तो उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन लोगों दोनों के लिए प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थली है वो इसका ऑप्शन बी पार्ट सही है। कौशाम्बी दोनों के लिए तीर्थ स्थली है। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्ट दिग्गज कौन थे? 8 मंत्री थे, 8 तेलुगु कवि थे, या 8 महान सेनापति थे, या 8 परामर्शदाता थे? तो देखिए ऑप्शन जो है वो इसका सही है 8 जो। बताइए कि इसका ऑप्शन क्या सही होगा। तो ऑप्शन थर्ड का बी पार्ट सही है, 8 तेलुगु कवि थे। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं। आप देखिए कृष्णदेव राय के बारे में मैं ये बता दे रहा हूँ कि कृष्णदेव राय कौन थे। कृष्णदेव राय आपने जरूर एक सुना होगा विजयनगर। ठीक है। ये आपने विजयनगर जरूर सुना होगा। इस विजयनगर के जो शासन काल में जो साहित्य में सबसे ज्यादा साहित्य का युग माना जाता है। और उनके दरबार में तेलुगु के ये 8 महान विद्वान एवं कवि थे, जिन दिग्गज को ये अष्ट दिग्गज कहते थे। और कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की भी उपाधि धारण की है। किसकी उपाधि धारण की है? आंध्र भोज की भी उपाधि धारण की है। और इनके शासनकाल में ही तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? दादाभाई नौरोजी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, लोकमान्य तिलक ने, या मदन मोहन मालवीय ने? तो ऑप्शन फोर्थ का जो है वो ए पार्ट सही है। दादाभाई नौरोजी ने जो है वो निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और दादाभाई नौरोजी ने ये लिखा था कि धन के जो बहिर्गम के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे ये। और उन्होंने अपने लेखों इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, और तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अपवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये जो है इन्होंने अपवाह सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया है दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कूका आंदोलन की नींव कहाँ पर पड़ी थी? बंगाल में पड़ी थी, बिहार में पड़ी थी, पंजाब में पड़ी थी, या महाराष्ट्र में पड़ी थी? तो बताइए कूका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी? तो ये पंजाब में पड़ी थी। कूका आंदोलन का जो आरंभिक स्वरूप जो था वो धार्मिक था, किंतु बाद में यह राजनीतिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया। और इस विद्रोह की शुरुआत पंजाब में हुई थी और लगभग 1840 से में जो है इसकी शुरुआत की हुई। ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है किसने कहा था दरों दीवार पर हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं? अशफाकुल्ला खान ने, बहादुर शाह जफर ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, या वाजिद अली शाह ने? तो बताइए किसने कहा था? ये जो कथन कहा गया है वो किसने कहा? तो सिक्स का ऑप्शन सही है, डी पार्ट। वाजिद अली शाह ने कहा है। और ये वाजिद अली शाह कौन है? ये आखिरी नवाब थे। कौन थे? आखिरी नवाब थे। और इन्होंने ये कहा है। और ये नवाब ये रस्म जो पढ़ी गई है वो पढ़ी गई है कि भारतीय जब क्रांतिकारियों द्वारा इस नज्म का प्रयोग जेल में बंदी रहने के दौरान तथा फांसी दिए जाने के दौरान जो है वो ये नज्म जो है वो पढ़ी गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1915 और 16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, जिसके नेतृत्व में, किनके नेतृत्व में?
तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में, तिलक एवं अरविंद घोष के नेतृत्व में, तिलक एवं लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, या तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल के नेतृत्व में? तो बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में जो है 1916 में ये जो होम रूल लीग की स्थापना की गई है, ठीक है। तो तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आर.एम. गोपाला, डॉक्टर एस. राधाकृष्णन, सी. राजगोपालाचारी और रामानुज आचार्य। बताइए कौन ऑप्शन इसकी सही है। तो 8th का ऑप्शन सही है, सी पार्ट, मतलब सी राजगोपालाचारी जो थे वो अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था 17वें संशोधन द्वारा, 24वें संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा या 44वें संविधान संशोधन द्वारा? तो सबको पता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में संशोधन जब किया गया था, तो उद्देशिका में जो शब्द जोड़े गए थे, एक था समाजवादी, इसके बाद आप कह सकते हो कि पथ निरपेक्ष, समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द जो है वो जोड़े गए थे, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है? कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या राजनीतिक प्रमुख मंत्री परिषद सहित? तो कौन जो है वो गणतंत्र का प्रमुख होता है? तो भारत का राष्ट्रपति, तो जिसको देश का प्रथम नागरिक भी कहते हैं, वही गणतंत्र का प्रमुख होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, जनहित याचिका से, न्यायिक पुनरावलोकन से या न्यायिक स्वतंत्रता से? बताइए ऑप्शन क्या सही होगा। तो ऑप्शन इसका बी पार्ट सही है, जनहित याचिका से जो है वो न्यायिक सक्रियता संबंधित है, ठीक है। भारत में न्यायिक सक्रियता जनहित याचिका PIL जिसे बोलते हैं, ठीक है, PIL जनहित याचिका से संबंधित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 4 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 6 वर्ष में या सरकार की इच्छा अनुसार? तो अभी तो आपको पता होगा क्योंकि अभी ही चुनाव हुए हैं। तो बताइए कब होते हैं? प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायत चुनाव होते हैं, ठीक है। और इनका जो वर्णन है वो आपको मैं बता दूं कि अनुच्छेद 243 के ड्रा के अनुसार पंचायतों की अवधि उनके प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं, UN दिवस के रूप में मनाते हैं, मजदूरी दिवस के रूप में मनाते हैं? तो बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और ये दिवस जो है वो कब से मनाया जा रहा है? 1948, ठीक है, 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्र के तटीय हैं? ठीक, 7 राज्य हैं, 8 राज्य हैं, 9 राज्य हैं, 10 राज्य हैं? तो ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन 9 सी सही है, मतलब 9 राज्य जो है लगे हैं। और 9 राज्य मैं बता दूं आपको, इधर से अगर आप भारत के पश्चिमी तट से शुरुआत करें तो पश्चिमी तट में आपको गुजरात मिलेगा, गुजरात हो गया, और गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और सर्वाधिक गुजरात राज्य तथा सबसे कम सीमा जो है वो आपकी किससे लगती है? गोवा राज्य से लगती है। तो ये 2 बातें और ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? मतलब जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। तो गंगा बहती है, गोदावरी बहती है, नर्मदा बहती है और यमुना बहती है। बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है। ये 2 नदियां, एक नर्मदा है और साथ ही साथ ताप्ती है। ये दोनों ही नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। और गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि लेटेराइट मिट्टी मिलती है कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में या महाराष्ट्र में? तो कहाँ पर मिलती है ये बताना है आपको। लेटेराइट मिट्टी मिलती है, तो लेटेराइट मिट्टी जो है
वो आपको महाराष्ट्र में मिलती है, ठीक है। क्योंकि तो उष्ण कटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाली जो तीव्र विच्छालन क्रिया के परिणाम स्वरूप लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है, और इसका सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य या मालाबार तटीय प्रदेश, ठीक है, कौन सा, मालाबार तटीय प्रदेश, तो मालाबार तटीय प्रदेश के पास जो है वो उसका सर्वाधिक विस्तार है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया, बताइए कहां पर खोदा गया, डिगबोई में, माकूम में, और नरकटिया में, या लकवा में, कहां पर जो है वो खनिज तेल का कुआं खोदा गया। तो 17 का ऑप्शन बी पार्ट सही है, मकूम में जो है वो ये जो है सर्वप्रथम भारत का खनिज तेल का जो कुआं है वो खोदा गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, झांसी में, हैदराबाद में, जोधपुर में, या जबलपुर में, कहां पर है। तो ऑप्शन जो है वो इसका सही है, बी पार्ट, हैदराबाद में जो है वो केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विज्ञान का क्वेश्चन है कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है, बताइए क्यों दिखाई देता है। नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है, या लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सर्वाधिक होता है। तो सबको पता है ऑप्शन जो है 19 का ये पार्ट सही है कि नीले रंग का प्रकीर्णन जो है वो सबसे अधिक होता है, ठीक। और जबकि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जब सूर्य किरणें सर्वाधिक दूरी तय करती हैं, तब प्रकाश का सबसे अधिक लाल रंग हमारे पास तक पहुंचता है और शेष रंगों के मार्ग में प्रकीर्णन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है, कौन सा तत्व जो है वो अनिवार्य है यौगिक में, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, या गंधक है। तो ऑप्शन इसका सी पार्ट सही है, कार्बन जो है वो सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, लोहे के, कैल्शियम के, आयोडीन के, या सोडियम के। तो 21 का ए पार्ट सही है, लोहे के अवशोषण में विटामिन सी जो है क्या करता है, मदद करता है, क्योंकि इसमें एस्कार्बिक एसिड कहा जाता है, और इसका नाम भी आपको पता होगा, इसका नाम जो है वो एस्कार्बिक एस्कार्बिक एसिड है, ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि करनाल बंट रोग है किसमें होता है, जौ की फसल में, गेहूं की फसल में, बाजरा की फसल में, ज्वार की फसल में। ये करनाल बंट रोग किसमें होता है, तो 22 का बी पार्ट सही है, गेहूं की फसल में जो है वो करनाल बंट रोग होता है, ठीक है। ये एक फफूंद जनित रोग है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है क्या है, नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय संलयन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है, या सोरेनकोव प्रभाव है। तो आप बताइए कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है। तो 23 का बी पार्ट सही है, नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य से जो है ऊर्जा निकलती है। और नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि परमाणु के नाभिक आपस में संलेत होते हैं, और यह अत्यधिक गर्म परिस्थितियों में ही होता है। और अन्य तारों की तरह सूर्य भी नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है, और इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन का नाभिक संलित होकर हीलियम का निर्माण करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक हरित गैस नहीं है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या मीथेन, कौन एक हरित गैस नहीं है। तो आपको पता है कि हरित गैस वो गैसें होती हैं जो कि पृथ्वी के टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट कर रही हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करती हैं, मतलब बढ़ा रही हैं। तो ऐसी कौन सी गैस है जो इंक्रीज का कोई कारण नहीं है, तो ऑक्सीजन गैस जो है वो हरित गैस नहीं है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, और ये अभी जो नई शिक्षा नीति NEP 2020 है उस पर आधारित है कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा संबंधी प्रावधानों में जिस नए शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है वह है क्या है, 4+3+3+5, 5+4+3+3, 4+3+5+3, या 5+3+3+4। बताइए ऑप्शन इसका क्या सही होगा। तो 25 का ऑप्शन डी पार्ट सही है, मतलब 5+3+3+4, ठीक है। जिसमें स्कूली शिक्षा का मॉडल 5+3+3+4 रखा गया है, और यह मॉडल 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए है, ठीक है, 3 से लेके 18 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों के लिए।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है, मतलब कहां पर उसके जो उसका क्षेत्रफल है उसके अनुसार सबसे ज्यादा वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है। अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, त्रिपुरा में या मिजोरम में? तो बताइए 26 का आंसर क्या सही होगा? तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य जो है वो मिजोरम राज्य। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है किसका है? ऑक्सीजन का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, नाइट्रोजन का है या हाइड्रोजन का? तो ये तो आई थिंक सबको पता है कि वातावरण में सबसे ज्यादा किस गैस का प्रतिशत है, तो वो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, लगभग 78% पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? बताइए कौन किसका संबंध पर्यावरण की सुरक्षा से नहीं है? धारणीय विकास का, गरीबी कम करना, वातानुकूलन या कागज के थैलों का प्रयोग? तो आपको पता है कि ये जो गरीबी कम करने का पर्यावरणीय सुरक्षा से क्या लेना देना? ठीक है, तो 28 का बी जो है ये ऑप्शन नहीं है, और सभी जो ऑप्शन है पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 29 कि विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने, समन्वित ग्रामीण विकास योजना ने, विश्व विकास प्रतिवेदन ने या सामुदायिक विकास योजना ने? तो ऑप्शन बताइए आपका कौन सा सही होगा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने सबसे पहले विकास के मानवीय पक्ष पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, जिसको आप इसका नाम भी है, आप कह सकते हो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 30 2011 की जनगणना के अनुसार, कोई ना क्वेश्चन जरूर जनगणना पर आधारित आएगा, निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? बताइए कहां पर है? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में या गुजरात में? कहां पर सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति है? तो 30 का ऑप्शन जो है वो ए पार्ट सही है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियां रहती हैं। ठीक, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ अपने नंबर जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करिए कि कितने आपके आ रहे हैं, ताकि पता चले कि आप पूरे मॉक टेस्ट को करते हैं। ऐसा भी होता है 2 से 4 क्वेश्चन किए उसके बाद छोड़ दिया, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। पूरा मॉक टेस्ट करिए ताकि आपका खुद का मूल्यांकन हो पाए और आप अच्छे से और पढ़ते रहें, निरंतर रूप से पढ़ते रहिए। और आपको पता भी है कि कल ही जो है पैट का एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो हो सकता है संभावना है जो जितनी भी वैकेंसियां, जितनी भी उनके पेपर पोस्टपोन्ड पेंडिंग में पड़े हुए हैं, वो सभी पेपर आपके जुलाई या जुलाई के बाद अगस्त से विधिवत रूप से एकदम होना शुरू कर दें, तब फिर आपको समय नहीं मिलेगा, तो पढ़ते जरूर रहिए। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या है कि कितने नगर हैं? 3892, 4041, 1000, 5161 या 7935? तो ऑप्शन 31 का ए पार्ट सही है, 3892 नगर जो हैं उनकी संख्या बताई गई है, और अंतिम आंकड़ों के अनुसार वैसे 3894 थी, और जबकि 2000 में इनकी संख्या 1362 थी। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? कानपुर, आगरा और कानपुर, आगरा इलाहाबाद, कानपुर इलाहाबाद या कानपुर या मेरठ? तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही है? तो सभी को पता है कि आगरा में सबसे ज्यादा चमड़ा, और कानपुर में, यहीं पर दो जगह जो है वो चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र भी हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? नोएडा और कानपुर में, कानपुर और सुल्तानपुर में, नोएडा और मिर्जापुर में या मेरठ और गाजियाबाद में? तो 33 का ऑप्शन ए पार्ट सही है, मेरठ और कानपुर में ये निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित किया गया। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 34 वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? योजना मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, आरबीआई या केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन? तो 34 का बी पार्ट सही है, जो वित्त मंत्रालय है वो वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए उत्तरदायी संस्थान है। अगला क्वेश्चन, और शायद सबको पता होगा कि कुनैन जो है वो मलेरिया के इलाज के लिए प्रयोग होती है। आप कुनैन के किस पादप का प्रयोग करते हैं? पत्ती का करते हैं, जड़ का करते हैं, छाल का करते हैं, पुष्प का करते हैं? तो कुनैन की छाल का प्रयोग किया जाता है, तो इसका मतलब 35 का सी पार्ट सही है। ठीक, कई बार पूछा जा चुका है, ये टेट में पूछा जा चुका है बहुत बार।
इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की पहल हाँ की जा सकती है। इससे पहले मॉक टेस्ट में एक बार पूछा गया था संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद द्वारा होता है, तो इसका कमेंट बॉक्स में ऑप्शन आपको बताना है कि किस अनुच्छेद द्वारा संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए इस ऑप्शन ये दिए हुए हैं कि केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभाओं में, या संसद के किसी एक सदन में। तो संविधान में संशोधन की पहल जो है वो किसी भी एक सदन में की जा सकती है। ठीक है, संसद के किसी एक सदन में इसकी पहल की जा सकती है, और जबकि पारित दोनों सदनों से होना पड़ेगा। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में सबसे अधिक प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, जो सबसे पुराना है, सितार है, वीणा है, सरोद है, या तबला, कौन सा वाद्य यंत्र सबसे प्राचीन है? तो 37 का बी पार्ट सही है। आपको पता है कि सरस्वती माँ वीणा बजाती हैं, वो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये आपका कह लीजिए करंट का क्वेश्चन है कि 21 दिसंबर 2020 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन हो गया, और उनसे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वह 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वह वर्ष 1993 से 1996 तक बिहार के राज्यपाल रहे, और वह वर्ष 2000-2018 तक अखिल भारतीय राष्ट्र कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रहे। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तीनों सही है या कोई एक या दो, कौन से ऑप्शन इसका सही है? तो 38 का ए पार्ट सही है, मतलब केवल एक और थर्ड, तीस बी पार्ट जो है वो गलत है। ठीक है, मुख्यमंत्री ये रहे मध्य प्रदेश के 2 बार, और 2000 से 2018 के मध्य अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष भी रहे, बिहार के राज्यपाल नहीं रहे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि 8 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को मनाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया? संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री। तो 39 का ऑप्शन सही है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इस उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 21 दिसंबर 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय नेता को सर्वोच्च सैन्य पदक द लीजन ऑफ मेरिट 2020 से सम्मानित किया है? रामनाथ कोविंद को, अरविंद केजरीवाल को, नरेंद्र मोदी को, या योगी आदित्यनाथ को? तो आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं को द लीजन ऑफ मेरिट 2020 के पुरस्कार से सम्मानित किया था राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर या 20 दिसंबर, कब बनाते हैं आप राष्ट्रीय गणित दिवस? तो 41 का ऑप्शन सही है, 22 दिसंबर 2020 को देश भर में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। और इसकी किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं सबको पता है, श्रीनिवास रामानुजम जो हैं गणितज्ञ थे सबसे बड़े, और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और उनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887 को, और मद्रास मतलब चेन्नई में जो है, चेन्नई के टूर ईरोड नगर में हुआ था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 42 कि 1 से 3 फरवरी 2021 के मध्य आसियान इंडिया एथकॉन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया। वो शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय? तो 42 का ऑप्शन ए सही है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये भी करंट का है कि 17 जनवरी 2021 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता योनेक्स थाईलैंड ओपन 2021 के महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? कैरोलिना मारिन ने, ताई त्यूजिंग ने, मिशेल ली ने, या सुंग जी हुन ने? बताइए ऑप्शन कौन सा इसका सही होगा? तो 43 का ए पार्ट सही है, कैरोलिना मारिन। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आपको रीजनिंग के मिलेंगे कि बताना आपको कौन सा संबंधित शब्द होगा। जैसे कॉफी, और कॉफी में होता है कैफीन, तो तंबाकू में बताइए क्या होता है? टेनिन, नोवाकेन, एलिक्सन, या निकोटिन? तो तंबाकू में क्या होता है? 44 का डी पार्ट सही है, तंबाकू में निकोटिन होता है। इसके बाद ये कोडिंग डिकोडिंग का है कि अगर CHANTED को इस तरीके से कोड भाषा में लिखा गया तो MAY को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो आपको समझना पड़ेगा कि इसमें किस तरीके से कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें बन रहा है। तो आप अगर ध्यान से देख पाए तो C से अगर -3 करें तो क्या बन जाएगा? Z बन जाएगा। H से -3 करें तो इसमें -3 हो रहा है। तो इसी प्रकार से M से -3 करना है, A से -3 करना है, और Y से -3 करना है। तो M से अगर -3 करोगे आप तो क्या बन जाएगा? J बन जाएगा।
एक्स बन जाएगा और बी बन जाएगा। तो ऑप्शन बी पार्ट सही है। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताना है कि विषम कौन है। तो जनवरी, जुलाई, अगस्त और नवंबर। तो देखिए जनवरी भी 31 दिन की होती है, अगस्त भी होता है, जुलाई भी होता है, नवंबर जो है वो 30 दिन की होती है। तो यही इसमें विषम है। ठीक, इसके बाद देखिए फिर अगला जो है वो कोडिंग डिकोडिंग का ही है कि मोबाइल को अगर इस तरीके से लिखा जाए तो TUMOR को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो आप फिर देख लीजिए कि एम का जो है, एम में अगर आप 13 को जोड़ रहे हैं तो एम में अगर +13 करें तो जेड बनना है, ओ में +13 करें तो ए बनना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चल रहा है। तो इसी प्रकार से टी में अगर +13 आप ऐड करेंगे तो आपका जी बन जाएगा, और यू में भी +13 ऐड करेंगे तो फिर जी बन जाएगा। तो जी GX/A, तो ऑप्शन बी पार्ट इसका सही है। इसके बाद देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि परसों मंगलवार था, ठीक है, तो अगले कल के बाद का दिन होगा। तो कहने का मतलब फिर परसों ही बताना है कि अगर परसों मंगलवार था तो इसका मतलब आज क्या होगा। तो परसों अगर मंगलवार था तो आप बताइए कि मंगलवार प्लस 2 दिन अगर कहें तो बृहस्पतिवार, तो आज का दिन क्या हुआ, बृहस्पतिवार हुआ। और बृहस्पतिवार के बाद कल शुक्रवार हुआ, और फिर उसके बाद का दिन पूछ रहा है तो उसके बाद का दिन क्या होगा, शनिवार हुआ। इसके बाद अगला है कथन निष्कर्ष का कि अधिकतर लड़के क्रिकेट खेलकर खुश होते हैं। ठीक, अधिकतर लड़कियां गुड़ियों से खेलना पसंद करती हैं। निष्कर्ष है कि लड़कियां लड़कों से अधिक बुद्धिमान होती हैं। भाई इसका बुद्धिमान से क्या लेना देना निष्कर्ष, तो निष्कर्ष गलत है। यह निष्कर्ष सही या गलत हो सकता है, निष्कर्ष असंगत है या निष्कर्ष सही है। तो बताइए 49 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। 49 का सी पार्ट है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता निष्कर्ष का इस कथन से। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है। पटियाला में, नई दिल्ली में, या भुवनेश्वर में, या राउरकेला में। तो आपको बता दें ये फरवरी 2021 में सबसे बड़ा क्रिकेट वो हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है, और जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम की आधारशिला रखी है। और यह स्टेडियम बीजू पटनायक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने आज 50 क्वेश्चन किए हैं। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप अपनी पढ़ाई निरंतर रूप से जारी रखिए, क्योंकि कुछ भी समय नहीं मिलेगा आपको बाद में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के लिए। तो आप सरकार एक्टिव मोड में है और हो सकता है एग्जाम भी जल्दी से जल्दी होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब कोविड थोड़ा सा अंडर कंट्रोल हो रहा है। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, पढ़ते रहिए, और अपनी तैयारी उसी मोड में करते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो जरूर लाइक कर लीजिए, चैनल को जरूर अंत में सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।